नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको पता है कि इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। सबको पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, 0 का 1, 1 का 0। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इसमें 1 को ऐड कर दो, आपको 2s कॉम्प्लीमेंट ले जाएगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप डायरेक्टली इसके आंसर दे सकेंगे। बेसिकली दोस्तों 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इससे पीछे से चलें और जहाँ पे आपको पहला 1 मिल जाए, जहाँ पे आपको पहला 1 मिल जाए वहाँ उस 1 को आप एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद के जितने भी नंबर हैं आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। लाइक 0 का 1, 1 का 0 लिखते हैं। तो आप जब पीछे से चलें दोस्तों तो यहाँ से आपको पहला 1 पहले ही मिल गया, ये 1 हो गया। उसके बाद ये 0 का आपको 1 लिख देना है, फिर जो इस 3 टाइम 1 1 है इसको 0 0 0 कर देना है, फिर 0 0 को 1 1 फिर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे डायरेक्टली आप इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकेंगे। आपको कोई एडिशन और 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सिंपली आपको पीछे से मूव करना है। पीछे से मूव करने के बाद जहाँ पे आपको पहला 1 मिल जाए, जब तक हमें 1 नहीं मिल रहा है तब तक हमें एज इट इज़ ही लिखना है सब चीज़ों को। जैसे ही पहला 1 मिल जाए उसके बाद 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 एंड 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0 आपको लिख देना है। लाइक अगर हम ये ऑप्शन लें, इसका हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम अगर पीछे से चल रहे हैं तो पहला हमें 0 मिला है, अभी तक हमें 1 नहीं मिला है, फिर से हमें 0 मिला है। उसके बाद जो 1 मिला है, अभी हमको 1 मिल गया, तीसरे नंबर पे हमें 1 मिला। फिर उसके बाद जो होगा 1 का हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, 0 का 1 करेंगे, 1 का 0 करेंगे, 1 का 0 करेंगे, 1 और 0 का 1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट इसका। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इससे डायरेक्टली 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। बेसिकली क्या करना है फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीछे से जाना है और आपको जब तक 1 ना मिले, जब तक 1 ना मिले तब तक आपको एज इट इज़ ही लिखना है, चाहे वो जितने 0 हो सके। ठीक है, एज इट इज़ ही लिखना है। जैसे ही 1 मिल जाए उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विच टाइप ऑफ गेट इज़ यूज फॉर लॉजिकल एडिशन। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, DMRC ने पूछा है तो इसका आंसर भी हमें देना है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा और गेट। और गेट लॉजिकल एडिशन के लिए और गेट का यूज होता है और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए दोस्तों एंड गेट का यूज होता है। ये सबको पता है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिएगा 1 या 2 सेकंड में और आगे बढ़िएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अगर दोस्तों आपको पता रहे तो आप सीधे इसको 2 से 3 सेकंड में टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फ़ायदा होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। दोस्तों मैंने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्लास में बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये बताया था और कैसे याद किया जाए वो भी बताया था। हर एक ब्रिज के बारे में और रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में भी आपको बताया था। तो नेम द ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। तो दोस्तों लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली कौन सा ब्रिज का यूज़ करते थे, केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते थे लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर आपने मेरे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर को, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एसी ब्रिज वाले चैप्टर को देखा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। मैंने उसमें पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को उसमें एक्सप्लेन किया है और आपको याद करने की टेक्निक भी बताई है। तो एक बार उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग LVDT, दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग LVDT। LVDT दोस्तों क्या होता है, LVDT ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर दोस्तों आपको पता है क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों LVDT क्या करता है, बेसिकली
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट में या फिर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, जो फिजिकल पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा LVDT का। LVDT के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके उसको हम करंट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये LVDT का हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटाबेस, जिसको आपको याद करना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकेंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, गलती ज़रूर कर सकते हैं अगर आप ऐसे ही कोई ऑप्शन टिक करके चले आएंगे तो। अगर बात करें द यूजुअल रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल इज, कोएक्सियल केबल का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का रेंज होता है दोस्तों, वो बेसिकली 40 to 150 ओम होता है। तो आप प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा। और इस ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ इसमें तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। बेसिकली हर केस में, मोस्टली केसेस में फेल हो जाते हैं लोग तुक्का लगाने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस पे। सिर्फ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं पूरे एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर पता हो तभी उस पर आंसर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग में मत जाइएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको, ये क्या है, डेटाबेस क्वेश्चन है, अगर आपको डेटा इसका पता है तो आप इसका आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं पता है तो आप इसमें सोचेंगे, उसमें तो टाइम बेकार जाएगा ही जाएगा। टाइम के साथ साथ अगर सोचने के बाद आपका दिमाग काम किया थोड़ा बहुत, तो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक कर लेंगे इसमें से कि चलो यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उस केस में आपका टाइम तो खराब जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपका अगर बाई थर्ड मार्क्स भी कट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तभी आंसर दिया करिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। मोस्टली आप देखेंगे मेरे हर एक क्वेश्चन सीरीज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि अगर डिफरेंशिएटर के सर्किट पे ट्रायंगुलर वेव दिया जा रहा है, डिफरेंशिएटर के सर्किट पे ट्रायंगुलर वेव दिया जा रहा है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। दोस्तों मैंने ये कितनी आसानी से आप लोगों को बताने की कोशिश किया था। मैंने सिर्फ यही वर्ड चूज किया था, RUI। RUI इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं। डिफरेंशिएटर मीन्स क्या होता है, तोड़ना, मतलब हम नीचे आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। और डिफरेंशिएटर मीन्स जोड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये आई सिग्नल होता है, ये इम्पल्स सिग्नल बताता है, जिसे हम स्पाइक्स भी बोलते हैं, स्पाइक्स भी बोलते हैं आई सिग्नल्स को। अगर यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करें तो यूनिट स्टेप सिग्नल कुछ ये होता है और ये रैम्प सिग्नल होते हैं दोस्तों। तो अगर यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करें तो ये आपका स्क्वायर वेव जो होता है ये यूनिट स्टेप सिग्नल से ही मिलके बनता है। और अगर ट्रायंगुलर वेव की बात करें दोस्तों तो वो रैम्प सिग्नल से मिलके ही बनता है। तो दोस्तों ये आपको अगर ये जो इस टाइम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको अगर ये पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। मीन्स अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। मीन्स स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन करेंगे तो ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, और ये स्पाइक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा। अगर डिफरेंशिएटर की बात करें तो आपको ट्रायंगुलर वेव को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा, और स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पाइक्स मिलेगा। दोस्तों इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। ये बेसिकली यहाँ पे आपको वर्ड में दे दिया गया है, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर दे देता है। कभी कभी इसका फिगर दे देता है, ओपेम्प के थ्रू इसका फिगर बना दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा अगर आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द डुप्लेक्सर इज यूज्ड। डुप्लेक्सर कहाँ पे यूज होता है, टू अलाउ वन एंटीना फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस। मतलब एक ही एंटीना वो रिसीव भी कर सकती है सिग्नल्स को और ट्रांसमिट भी कर सकती है विदाउट किसी भी म्यूचुअल इंटरफेरेंस के। तो डुप्लेक्सर का यूज इसीलिए किया जाता है एंटीनाज में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कन्वर्ट दिस BCD नंबर इनटू एक्सेस 3 कोड। दोस्तों BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर उसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना होता है तो उस BCD में बेसिकली 3 ऐड कर देना होता है, या फिर आप 0011 ऐड कर देंगे उस BCD में तो आपको एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें 1000 ये 8 होता है डेसिमल में इसकी वैल्यू। अगर आप इसमें 3 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11। अब इस 11 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा इसका एक्सेस 3 जो कि 1011 है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है ये 1000, इसमें डायरेक्टली आप 3 को ऐड कर दें।
डायरेक्टली आप 3 को ऐड कर दें तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1101, ये हो जाएगा इसका एक्सेस 3 कोड इस BCD का। दोस्तों अगला क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से आपको दिख रहा होगा, द सीरियल डेटा कैन बी इनपुट थ्रू SID लाइन, सीरियल इनपुट डेटा लाइन बाय एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ रिम इंस्ट्रक्शन। दोस्तों एग्जीक्यूटिंग ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क, किस इंटरप्ट को हमें मास्क करना है उसको सेट करने के लिए हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और जो रिम इंस्ट्रक्शन होता है वो दोस्तों क्या होता है, रिम इंस्ट्रक्शन में 2 एक्स्ट्रा पिन्स होते हैं SID एंड SOD, सीरियल आउटपुट डेटा एंड सीरियल इनपुट डेटा। वो 2 एक्स्ट्रा पिन होते हैं रिम इंस्ट्रक्शन में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीरियल डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सीरियल डेटा का ट्रांसमिशन हम सिर्फ और सिर्फ रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा के इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो उससे हम रिम इंस्ट्रक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों रिम इंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है रीड इंटरप्ट मास्क, मीन्स कौन कौन से इंटरप्ट मास्क्ड है इस टाइम पे उस प्रोसेसर में, उसको रीड करने के लिए रिम इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बहुत ही क्लियरली ये सब आपको माइक्रो प्रोसेसर में बताया है, और ये जो क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ उससे एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गए होंगे और समझ में आ ही गया होगा अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो। इन 8085 प्रोसेसर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग। तो सिंपली मैंने बताया था डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करते। लॉजिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फ्लैग्स को। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट K दिया हुआ है, या फिर जनरली हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को इस टाइप पढ़ा है, तो अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट K दिया है तो उस केस में स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो उस केस में दोस्तों 1 + τ/1 - τ होता है, हमने देखा है। तो यहाँ पे K दिया हुआ है तो आप सिंपली उसको K से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और कोई सिर्फ नोटेशंस है और कुछ नहीं। दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, जैसा कि हमने देखा था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो आइडल वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 होती है। वो मैच लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। तो वहाँ अगर 0 देखा जाए तो स्टैंडिंग वेव रेशियो का जो आइडल कंडीशन मैच लाइन के लिए जो स्टैंडिंग वेव रेशियो होगा वो दोस्तों क्या होता है 1। इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडिंग वेव रेशियो की वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडिंग वेव और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से रिलेटेड। दोस्तों अगला क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा से आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है किसी भी बुलियन अलजेब्रा का। ये तो सीधे गलत एक्सप्रेशन है, इसको देने का कोई तुक ही नहीं है। ये भी गलत एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी दोस्तों क्या है, ये गलत एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन सही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं है बुलियन अलजेब्रा का, ये एसोसिएटिव लॉ है बुलियन अलजेब्रा का। पहला ऑप्शन जो है ये एसोसिएटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द प्रोसेसर यूजेज द रजिस्टर द सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपको पता है प्रोग्राम काउंटर यूज होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फेच करके अपने आप में रखने के लिए। प्रोग्राम काउंटर यूज टू फेच द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन अगला एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन अ टीवी रिसीवर सेट साउंड एंड वीडियो सिग्नल आर सेपरेटेड एट द। वीडियो डिटेक्टर के थ्रू टीवी ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को या फिर साउंड एंड वीडियो सिग्नल का सेपरेशन वीडियो डिटेक्टर के थ्रू कर दिया जाता है टीवी रिसीवर्स में। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अपने ऑसिलेटर के क्लास में बताया है। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि ऑसिलेटर के केस में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के केस में जो एम्पलीफायर का गेन होना चाहिए वो कम से कम 29 से बड़ा या 29 के इक्वल होना चाहिए। ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का केस था। अगर बात करें वेन ब्रिज ऑसिलेटर के केस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो गेन होना चाहिए एम्पलीफायर का वो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए 3 के। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ऑसिलेटर के चैप्टर में बताया था। ऑसिलेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आपके मन में, तो आप एक बार मेरा ऑसिलेटर का चैप्टर देख लें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा रिले चैप्टर से, दैट द डिसएडवांटेज ऑफ अ इज दैट इट मस्ट वर्क
इन वर्टिकल पोजीशन। तो जो मरकरी वेटेड रीड रिले होते हैं, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।